पिछले एपिसोड में हमने आपसे बात की थी हाजी मस्तान, वर्दा राजन और करीम लाला के बारे में। 1980 के आसपास इन तीनों का ही जो नाम और दबदबा था वो घटता जा रहा था। रीजन थे, हाजी मस्तान जेल से आने के बाद उनको हराम और हलाल की तमीज़ हो गई थी, तो वो राजनीति में घुस गए और विधायक बने। चुनाव जीतने के बाद वर्दा राजन था, उसने मुंबई छोड़ के चेन्नई वो शिफ्ट हो गया। और करीम लाला भी अब दीन, इबादत और अल्लाह की बातों में ध्यान अपना लगाने लग गए थे। तो करीम लाला की जो बागडोर थी वो उनके जो नई उम्र के लड़के थे उन्होंने संभाल ली थी। तो पठान गैंग की जो बागडोर थी वो करीम लाला के जो आने वाली पीढ़ी थी उन्होंने संभाल ली थी। जब इन तीनों का ही सूरज अस्त हो रहा था तब डोंगरी, नागपाड़ा और उसके आसपास के इलाके में दो नाम बड़ी तेज़ी से उभर कर आए अपराध की दुनिया में। वो नाम थे साबिर कासकर और उसका छोटा भाई दाऊद कासकर। तो हेलो, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं राहत कुरैशी स्वागत करता हूँ आप सब लोगों का सलाम इंडिया चैनल में। हम बात कर रहे हैं मुंबई का भाई कौन के पार्ट 2 एपिसोड में। इसमें हम अभी तक जो हमारी कहानी पहुंची है वो पहुंची है कि जब हाजी मस्तान, वर्दा राजन और करीम लाला का सूर्य अस्त हो रहा था तब एक सूरज की किरण और उभर कर आ रही थी। वो थी दाऊद इब्राहिम और उसके बड़े भाई साबिर कासकर की। इन दोनों भाइयों का नाम डूंगरी और उसके आसपास इलाके में निकल कर आ रहा था। तो आज हम बात करते हैं पहले दाऊद इब्राहिम और साबिर कासकर के परिवार के बारे में। इनके पापा का नाम इब्राहिम कासकर था और वो महाराष्ट्र के रत्नागिरी से 1955 में मुंबई आए थे। यहाँ आकर वो पढ़े लिखे थे। उस ज़माने में 8वीं 10वीं क्लास पढ़े हुए लोगों को नौकरी मिल जाती थी। तो इब्राहिम कासकर को भी पुलिस की नौकरी में एक कांस्टेबल की नौकरी मिल गई। लेकिन वो बहुत ईमानदार पर्सन, वो अपनी ईमानदारी से ही पूरा गुजर बसर कर रहे थे। और उनके परिवार में 4 बहन और 2 बेटे, जिसमें एक साबिर कासकर और दूसरा छोटा भाई दाऊद कासकर। दाऊद कासकर और साबिर कासकर को अपने बाप की ईमानदारी खलती थी, क्योंकि एक पुलिस महकमे में होने के बाद भी उनके यहाँ सिर्फ दाल भात और यही खाने को मिलता था। वो जो और घरों में, दूसरे पुलिस वालों के घरों में जो मुर्ग मसाला मिलते थे वो यहाँ नहीं थे। ये बात दाऊद इब्राहिम और साबिर कासकर, उसके बड़े भाई को खलती थी। लेकिन कहते ना कि ईमानदारी अपना रंग जरूर दिखाती है। तो जो इब्राहिम कासकर थे, जो कांस्टेबल थे, उनकी ईमानदारी से खुश होकर पुलिस डिपार्टमेंट ने उनको हेड कांस्टेबल बना दिया। और उस ज़माने में हेड कांस्टेबल की जो ओहदा होता था वो इस ज़माने के इंचार्ज के लेवल का होता था। तो जब इब्राहिम कासकर हेड कांस्टेबल बन गए तो उनकी जो बैठक उठक है वो वहाँ के माफिया डॉन और बड़े बड़े पैसे वाले और दिग्गज लोग, नेता, इन सब में होने लगी। तो उसी दौरान एक मौलाना बुखारी करके विधायक थे और उनके हाथ के नीचे एक पठान गैंग का डॉन था जिसका नाम था बशीर पठान और उसका निक नाम था बाशी पठान। तो जब इब्राहिम कासकर हेड कांस्टेबल बने तो उनकी बेटा कुटक अच्छे लोगों में और बदमाशों में और पुलिस वालों में और राजनेताओं में होने लगी। उसी दौरान वो मौलाना बुखारी का जो काम देखता था बाशी पठान, उसके संपर्क में आए। बाशी पठान के संपर्क में आने के बाद उन्होंने बाशी पठान से कहा कि भाई मैं रिश्वत और ये चीज़ लेता नहीं हूँ। तो बाशी पठान ने उनके लिए एक रास्ता निकाला और कहा कि कोई दिक्कत नहीं, आप मेरे से रिश्वत मत लो, लेकिन मेरे जो लड़के लोग जो पकड़े जाते हैं उनकी थोड़ी हेल्प करो। और क्योंकि कानून वो नहीं समझते तो आपको ऐसा रास्ता निकालो कि उनकी जमानत वमानत ये सब हो जाए और मैं आपको इसके बदले कुछ नहीं दूँगा। तो ये बात इब्राहिम कासकर मान गए और उन्होंने बाशी पठान की इस तरह से छोटी मोटी मदद करना स्टार्ट कर दिया। इसके बदले में बाशी पठान करता क्या था कि उनके घर राशन पानी और दूसरी चीज़ें उनको मुहैया कराता था। इसके लिए इब्राहिम कासकर मना नहीं करते थे। इधर दाऊद और उसका बड़ा भाई साबिर, ये दोनों छोटी मोटी चोरी, डकैती और लोगों को, कहते ना कि उस ज़माने में वो जो बाहर की विदेशी गाड़ी थी
वो पहनना एक फैशन था, और जिसके पास विदेशी घड़ी होती थी वो बड़ा आदमी माना जाता था। तो ऐसी जो घड़ियाँ थी उनके व्यापार करने लगे और लोगों को ठगने लगे। मतलब लोगों को कहते कि भाई हम तुम्हें ओरिजिनल घड़ी देंगे, और जब उसकी पैकिंग करते थे और जब घर जा कर के वो आदमी अपनी घड़ी का पैकिंग जो खोलता था तो उसमें पत्थर या साबुन मिलता था। तो इस तरह की चीटिंग ये दोनों भाई मिलकर करने लगे और इनकी जो गैंग है धीरे धीरे बढ़ने लगी। क्योंकि इब्राहिम कास्कर रत्नागिरी से थे, तो रत्नागिरी के लोग जो मुंबई आते थे तो इब्राहिम कास्कर उनकी मदद किया करते थे। वहाँ के जो खाने कमाने के लिए उनके गांव से लोग आते थे उनको वो रेंट पे भाड़े पे घर दिलवा दिया करते थे, या कहीं आउटसाइड में छोटी मोटी नौकरी दिलवा दिया करते थे। रत्नागिरी से आए हुए लोगों का सबसे बड़ा जो फ़ायदा उठाया वो उठाया दाऊद इब्राहिम ने। दाऊद इब्राहिम ने जो रत्नागिरी से अपने गाँव से जो लड़के आए थे उनको अपनी गैंग में शामिल करना स्टार्ट कर दिया, और इसका किसी को शोर शराबा नहीं किया। तो धीरे धीरे दाऊद अपनी जो गतिविधियाँ है वो चालू रखता गया। मान लो चैन लूटना, किसी को लूटना, डकैती डालना, छोटी मोटी चोरी, ये सब। इस बात की खबर इब्राहिम कास्कर को जब लगी तो उन्होंने अपने दोनों बेटों को बहुत डांटा, और एक बार तो रात भर उनकी पिटाई की। तो जहाँ वो रहते थे मुसाफिर खाना, वहाँ पर उन दोनों की रात भर पिटने की वजह से चीख निकलती रही और कोई बचाने नहीं आया। तो इब्राहिम कास्कर एक खुददार और ईमानदार व्यक्ति, उन्होंने अपने दोनों बेटों को काफ़ी मारा। इसी बीच क्या होता है कि जब ये छोटी मोटी गैंग उभरने लगी वहाँ पर, तो जो बाशी पठान था उसका एक आदमी जिसका नाम हमीद पठान था, वो भी दाऊद इब्राहिम की तरह छोटी मोटी चोरी और वारदात करने लगा था। तो उसका एक दिन सामना दाऊद इब्राहिम से हो गया, और दाऊद इब्राहिम और जो वो था हमीद पठान, उसके बीच में कोई कहासुनी हो गई। इससे दाऊद थोड़ा नाराज़ हो गया, गुस्सा हो गया, और उसने हमीद पठान को पीट डाला। हमीद पठान पिट करके अपने बॉस बाशी पठान के पास गया, और बाशी पठान से उसने कुछ झूठ भी बोल दिया। उसने कहा कि जो वो इब्राहिम कास्कर का लड़का है उसने मुझे मारा और आपको भी गंदी गंदी गालियाँ दी और आपके बारे में भी बुरा भला कहा। बाशी पठान को ये सुनकर बड़ा गुस्सा आया, और उन्होंने तुरंत अपने दरबार में इब्राहिम कास्कर जो दाऊद के पिता थे उनको बुलवा भेजा। जब इब्राहिम कास्कर उसके दरबार में पहुँचे तो बाशी पठान ने उनको बहुत जलील किया और बहुत बुरा भला कहा, और ये कहा कि तुम और तुम्हारे बच्चे जो मेरे टुकड़ों पे पलते हैं, आज उनकी इतनी औकात कि वो मेरे आदमी को मारे और मुझे बुरा भला कहे। ये बात सुनकर इब्राहिम कास्कर का दिमाग सुन रह गया, और उनका जो गुस्सा था वो खोल उठा कि जो आदमी मेरी हेल्प करता है, मेरी मदद करता है, उसी के बारे में मेरा बेटा उसके आदमी को कैसे मार सकता है, और क्यों उसके कुछ बुरा भला कह सकता है। तो जब इब्राहिम कास्कर गुस्से से लाल पीले होकर के घर आए तो उन्होंने फिर अपने दोनों बेटों को तबीयत से मारा, और इतना मारा कि उनके कपड़े और जो उनके शरीर था वो लहूलुहान हो गया। गुस्सा ठंडा होने के बाद इब्राहिम कास्कर वहाँ से चले गए, और ये दोनों भाई दाऊद इब्राहिम और साबिक कास्कर अब बाशी पठान से अपने बाप की बेइज्जती और खुद की पिटाई का बदला लेने के बारे में सोचने लगे। लेकिन ये दोनों जानते थे कि बाशी पठान कोई छोटा मोटा मोहरा नहीं है जिसको हम रास्ते में कहीं भी रोककर मार पीट लें। बाशी पठान का दबदबा वहाँ अच्छा था, जिसमें ये भिंडी बाजार, नागपाड़ा और डूंगरी इसके आसपास के एरिया में बाशी पठान का बहुत नाम था और दबदबा था। और बाशी पठान पे जो हाथ था वो था करीम लाला का। तो ये सारी बातें सोचकर और इस गुस्से को दाऊद और उसका भाई पी गए, लेकिन इन्होंने जो प्लान बनाया बाशी पठान के लिए वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। ये लोग जानते थे कि बाशी पठान नमाज़ पढ़ता है और जुमे को वो मीनारा मस्जिद के पास एक मस्जिद है वहाँ नमाज़ पढ़ने आता है। तो इन्होंने अपने जो लड़के लोग थे उनके साथ वहाँ रेकी की और बाशी पठान के आने का इंतज़ार किया। जब बाशी पठान नमाज़ पढ़कर और नमाज़ अदा कर जब मस्जिद से बाहर निकला तो इन लोगों ने सोडे और कोको कोला की बोतलें से उस पर हमला कर दिया। चारों तरफ से घेर के उस पर ज़बरदस्त बोतलें बरसाई, और बोतलें बरसाने के बाद जब उसको मौका नहीं मिला बाशी पठान को, और जो बोतल थी उसके सर पे, हाथ पे, पैर पे, मुंह पे पड़ती थी और उसके शीशे टूटकर उसके जिस्म में घुस जाते थे, जिससे वो पूरा लहूलुहान हो गया। पूरी पब्लिक ये तमाशा देखती रही, किसी की हिम्मत नहीं हुई कि कोई भी बाशी पठान को बचाने बीच में आ जाए, क्योंकि उस वक्त जो पूरी दाऊद की गैंग थी वो ताबड़तोड़ हमला बाशी पठान पे कर रही थी। दाऊद और उसका भाई यहीं नहीं रुके, इसके बाद ये तुरंत जो बाशी पठान का दरबार था मुसाफिर खाना, वहाँ पहुँचे और वहाँ जाकर के इन्होंने ज़बरदस्त तोड़फोड़ की, और जो बाशी पठान का घर था मुसाफिर खाने में उसको तोड़फोड़ करके पूरा ऑफिस में उसका तहस नहस कर दिया, और फिर ये दोनों भाई वहाँ से रफू चक्कर हो गए। बाशी पठान हॉस्पिटल में एडमिट हो गया,
क्योंकि उसके जो इंजर हुई थी, मरा तो नहीं था, लेकिन मरने से भी ज़्यादा बुरी हालत बाशी पठान की हो गई थी। ये बात पूरी मुंबई में सनसनी की तरह फैली और अब लोग दाऊद का लोहा मानने लगे कि दाऊद ने और उसके भाई ने किस तरह बाशी पठान को पराजित किया और किस तरह से अच्छे डॉन की उन्होंने पिटाई कर दी। अब यहाँ से सिलसिला हुआ दाऊद इब्राहिम की गैंग और बाशी पठान की गैंग का एक दूसरे से टकराव। एक दूसरे के आदमी को ये लोग मारने लगे, एक दूसरे के आदमी पर हमले करने लगे और यहाँ एरियो का बंटवारा हो गया। अगर कोई भी पठान गैंग के एरिया में आ जाता दाऊद का आदमी तो वो उसको मार डालते थे, और अगर पठान गैंग का आदमी दाऊद के एरिया में चला जाता तो दाऊद उनको मार देता था। ये सिलसिला चल ही रहा था। इसी बीच होता क्या है कि हाजी मस्तान जो ये काम छोड़ चुके थे और राजनीति में घुस गए थे, उनके कई मारवाड़ी जो उनके दोस्त थे वो अपना वो कारोबार जो तस्करी का था वो बदस्तूर जारी रखे हुए थे। और अब हाजी मस्तान के जो वो लोग थे मारवाड़ी और गुजराती, उन्होंने एक हवाला का कारोबार भी स्टार्ट किया था। तो अब दाऊद को कहीं से टिप मिली कि हाजी मस्तान का एक मारवाड़ी दोस्त 5 लाख रुपए लेकर के और किसी को पेमेंट करने मस्जिद बंदर आ रहा है। मस्जिद बंदर से वो मारवाड़ी अपने 5 लाख रुपए लेके जब टैक्सी में चला और वो मीनारा मस्जिद की तरफ आ रहा था, तभी बीच में रास्ते में दाऊद और उसके आदमियों ने उसको रोक लिया और चापड़, रामपुरी चाकू ये सब उसको दिखा के कहा कि जितना भी तेरे पास पैसा है वो हमें दे दे। मारवाड़ी होशियार था, उसने 2 लाख रुपए निकाल कर दिए, लेकिन दाऊद ने ये कहकर मना कर दिया कि तेरे पास 5 लाख रुपए हैं, तू हमें पूरे 5 लाख रुपए दे। मारवाड़ी ये सुनकर बहुत हैरत में पड़ गया कि इसको कैसे मालूम मेरे पास 5 लाख रुपए हैं। लेकिन जो ड्राइवर था टैक्सी का वो समझदार था, उसने डेस्क बॉक्स से 3 लाख रुपये और निकाल कर दाऊद को दिए और खुद की जान बचाकर वहाँ से वो लोग निकल गए। ये बात जाके हाजी मस्तान को पता चली कि इस तरह से एक नया लड़का दाऊद इब्राहिम, उसने तुम्हारे आदमी को लूट लिया और उससे 5 लाख रुपए लूट लिए। अब हाजी मस्तान इस बात को अच्छी तरह जानते थे कि ये जो उभरते हुए सूरज है, अगर इनसे हम टकराएंगे तो बेइज्जती हमारी होगी। तो हाजी मस्तान इस लफड़ों में पढ़ना भी नहीं चाहते थे, तो उन्होंने अपने मारवाड़ी दोस्त को ये कहा कि भाई जो होना था वो हो गया, भूल जाओ, 5 लाख रुपये आप मेरे से ले लेना, और इस बात को आई गई कर दी। इधर दोनों का दबदबा बढ़ता जा रहा था, पठान गैंग का और दाऊद इब्राहिम गैंग का। दाऊद इब्राहिम का दायरा बढ़ता जा रहा था। पठान गैंग इससे नाराज थी कि हमसे बाद ये आने वाला गैंगस्टर दाऊद कल का लड़का, कल का लौंडा, और हमसे आगे निकल रहा है। तो ये बात धीरे धीरे हाजी मस्तान करीम लाला के पास पहुंची। हाजी मस्तान और करीम लाला को जब इस बात का पता चला कि ये दोनों गैंग आपस में लड़े जा रहे हैं, तो उन्होंने 1980 में इनको दोनों ही गैंग के जो डॉन थे उनको बुलाया। एक तरफ करीम लाला और उसका जो गैंग संभाल रहे थे उसमें आमिर मीर और आलमजेब, और दूसरी तरफ साबिर कासकर और उसका छोटा भाई दाऊद इब्राहिम। ये दोनों ही गैंग के जो लीडर थे ये बैठे थे, और इन दोनों को कुरान पे हाथ रख के ये कसम दिलाई गई कि अब दोबारा आपस में तुम लोग नहीं लड़ोगे और अपना अपना काम संभालते रहोगे। इस चीज़ से दाऊद और उसके भाई को तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। उन्होंने आसानी से कुरान पे हाथ रख करके और ये कसम खा ली कि हम अब कोई इंटरफेयर इनकी तरफ से नहीं करेंगे, लेकिन ये भी हमारी गैंग में कोई इंटरफेयर नहीं करेंगे। लेकिन आमिर मीर और आलमजेब जो पठान गैंग के टॉप मोस्ट थे, उनको प्रॉब्लम थी, वो कंप्रोमाइज़ करना नहीं चाहते थे। लेकिन क्योंकि बड़े दिग्गजों का दबाव था और कुरान का मामला था, तो उन्होंने भी दिल से तो नहीं लेकिन दिखावे के लिए कंप्रोमाइज़ वहाँ कर लिया और ये कसम खाई कि अब हम एक दूसरे के रास्ते में नहीं आएंगे और एक दूसरे के बीच में टांग नहीं अड़ाएंगे। तो इस तरह से हाजी मस्तान और करीम लाला ने इन दोनों गैंग का वहाँ समझौता करा दिया। इसी बीच क्या होता है कि आमिर मीर और आलमजेब दोनों लंबे चौड़े जवान पठान गैंग के डॉन, और मुंबई में उनका अच्छा वर्चस्व, उनको ये बात खली कि नहीं, हमसे आगे ये दाऊद निकलता जा रहा है इस अपराध की दुनिया में, और लोग हमसे ज़्यादा दाऊद की रेस्पेक्ट करते हैं, उससे खौफ खाते हैं, तो क्यों ना हम कुछ ऐसा करें कि दाऊद और उसकी गैंग से लोग डरना छोड़ दें और हमारे मातहत रहें, हमसे खौफ खाएं, हमसे डरें। इस फिराक में ये दोनों आमिर मीर और आलमजेब लग गए कि किस तरह दाऊद को शिकस्त दी जाए। जबकि दाऊद और उसका भाई साबिर कासकर, उनको उससे कोई मतलब नहीं था, वो अपने छोटे मोटे धंधे जो उनके चल रहे थे और अपनी गैंग उसमें मस्त थे।
तो दोस्तों इस एपिसोड में इतना ही। अब जो तीसरा एपिसोड आएगा उसमें हम बताएंगे कि इन दोनों की पठान गैंग और डी कंपनी की दुश्मनी क्या रंग लेकर आई और कौन इनमें खतरनाक साबित हुआ, वो हम तीसरे एपिसोड में बताएंगे। जब तक आप राहत कुरैशी को इजाज़त दीजिए और मेरे इस एपिसोड को देखते रहिए। और आप पिछले एपिसोड में आप खुद बताइएगा कि मुंबई का भाई कौन था। ये मैं आप पे छोड़ता हूँ और आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और इसके आगे की कहानी ज़रूर देखिए। तो आप सबको मेरी ओर से सलाम इंडिया।